हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आपको एक समरी बताई थी। इसके बाद अब उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में जानेंगे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की कला, सिंधु घाटी सभ्यता आपको बताया था मैंने, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें जो हमारे कला से संबंधित चीजें हैं तो वो हमें पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की कला थी वो हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देती है, जिसमें क्या था, मूर्तियों में, मुहरों में, मिट्टी के बर्तन में, सोने के आभूषण, टेराकोटा आदि में दिखाई देते हैं। तो मेन क्या है जो हम सिंधु घाटी सभ्यता की कला देखते हैं, किसमें मूर्तियों में दिखाई देती है, मुहरों में दिखाई देती है, मिट्टी के बर्तन में, सोने के आभूषण और वहां के जो टेराकोटा थे। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जो भी चित्रण हुआ है, मतलब जैसे अगर मूर्तियों में हुआ है या मिट्टी के बर्तन में डिजाइन बनी है तो वो, या टेराकोटा बने हैं, उसमें छोटे छोटे उनके खिलौने टेराकोटा से बनाए गए हैं, उन सब में किसका ज्यादा चित्रण हुआ है? उसमें सबसे ज्यादा मानव और पशु आकृतियों का चित्रण हुआ है। प्रकृति में अत्यधिक यथार्थवादी था। ठीक है। तो जो ज्यादातर चीजें हुई हैं, जैसे कि जो मूर्तियां भी मिली हैं, और जैसे एक ब्रॉन्ज मिला है नृत्य डांसिंग गर्ल का, फिर एक टोरसो मिला है और पुजारी की मूर्ति मिली है, तो ज्यादातर मानव आकृतियां और जो पशु पक्षियों की आकृतियों का चित्रण जो प्रकृति से रिलेटेड थी, यानी उन चीजों का ज्यादा चित्रण हुआ है। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हम पहले भी पढ़ चुके थे, उत्तर हड़प्पा के शहर और दक्षिण मोहनजोदड़ो। तो मेन जो चीजें हैं वो यहाँ से ही प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा हम और सभ्यताओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसके भी डिटेल होना चाहिए हमारे पास, बट जो मेजर है, जो सबसे ज्यादा चीजें कवर करता है, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही है। इसके अलावा, क्योंकि अगर हम और बात करें तो डिटेल में जाने के लिए बहुत सारी सभ्यताएं थी, जैसे कि झोप सभ्यता भी है, कुल्ली है, और आपकी कालीबंगा है, और कुएटा है। मतलब ये सारी सभ्यताओं में भी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। या जैसे कि जब हम शॉर्ट में पढ़ेंगे तो कहाँ, जैसे देखेंगे पुराने पेपरों में भी, तो जो चीजें ज्यादा पूछी गई, जैसे कालीबंगा अगर पूछा गया है या क्वेटा पूछा गया है या कुल्ली पूछा गया है, तो उस पे भी फोकस करके उन चीजों को देखेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उससे ही ज्यादा आएगा। ज्यादा किससे आता है? हमारा जो मेजर आता है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। इसलिए आप जब भी देखो, कोई भी बुक्स देखोगे, उसमें सबसे ज्यादा डिटेल हड़प्पा की जो दी होती है और मोहनजोदड़ो की दी होती है। ठीक है। बाकी सबका भी डिटेल होता है, पर वो थोड़ा थोड़ा डिटेल होता है, पर जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हम देख रहे हैं वो इन्हीं दोनों में देखते हैं। ठीक है। और जो अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट की, कि कौन कौन सी सामग्रियों का यूज हुआ है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और हम भूल रहे हैं यहाँ पे, लोथल। ठीक है। लोथल भी इंपॉर्टेंट है। लोथल से बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं, क्योंकि वहां पे तांबे का बना हुआ एक हंस, अभी मुझे याद आ रहा है, तांबे का बना हुआ एक हंस कई बार पूछा गया है। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो। तांबे का बना हुआ हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है लोथल से। ठीक है। तो यानी हड़प्पा पढ़ना है, मोहनजोदड़ो पढ़ना है, लोथल पढ़ना है, कालीबंगा पढ़ना है। इन सब जगह से क्या क्या चीजें मुख्य मिली हैं ये हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी तो हम मेन बात क्या कर रहे हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। सिंधु घाटी की जिन कलाओं का अभी तक उत्खनन हुआ है वे हैं। ठीक है। ये इतना आपको समझ में आया? ये हम केवल अभी डिटेल में इतनी चीजें पढ़ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की कला किस किस में दिखी, किस किस रूप में, मोहरों में दिखी, मूर्तियों में दिखी, मिट्टी के बर्तन में दिखी, टेराकोटा में दिखी और सोने के आभूषण में दिखी। उसमें क्या विशेषताएं होती थी? मानव और पशु आकृतियों का। मान लो आपसे पूछता है कि जो वहां की कला थी, सिंधु घाटी सभ्यता की कला थी, उसमें उसका जो चित्रण था वो किस प्रकार था? अगर आता है पशु पक्षियों का चित्रण था, या मानव पशु पक्षियों का चित्रण अधिक था, प्रकृति से संबंधित था, तो ये सारे ऑप्शन जो होते हैं, अगर आप पढ़ा है आपने, तो आपको ये क्लियर होता है कि नहीं, उसमें तो मानव पशु पक्षियों यानी प्रकृति से संबंधित यथार्थवादी चित्रण था। तो उसमें कोई डाउट नहीं होता है। नेक्स्ट बात आती है कि कौन कौन सी सामग्रियां यूज हुई थी। तो मेन क्या यूज हुआ था? पत्थर यूज हुआ था, ब्रॉन्ज, कांसा यूज हुआ था, टेराकोटा, मिट्टी। ठीक है। कांसे को ही ब्रॉन्ज बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रॉन्ज, हिंदी में कांसा। फिर नेक्स्ट है, जिन सिंधु घाटी में जिन कलाओं का अभी तक उत्खनन हुआ है वे हैं, कौन कौन सी हैं?
मूर्तियां, मूर्तियों में क्या क्या मिला? पत्थर की मूर्तियां, टेराकोटा और पीतल की मूर्तियां। फिर मोहरें मिली, मिट्टी के बर्तन मिले और सोने के आभूषण मिले। ठीक है। फिर है पत्थर की मूर्तियां। ठीक है, पत्थर की मूर्तियां, दो प्रमुख पत्थर की मूर्तियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। केवीएस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। इस पे मैंने अभी ये सिंधु घाटी सभ्यता की कला का वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद मेरा जो वीडियो अब नेक्स्ट आप लोग को मिलेगा वो एक एक मूर्ति और एक एक जो चीज पूछी जाएगी केवीएस में उस पे मेरा और डिटेल में वीडियो आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया दाढ़ी वाला आदमी, पुजारी आदमी या पुजारी राजा, ये सारे एक ही नाम है। कई बार अलग अलग कंफ्यूज करने के लिए भी पूछता है, या तो दाढ़ी वाला आदमी आएगा या पुजारी आदमी आएगा या पुजारी राजा आएगा या इंग्लिश में बियर्ड मैन या प्राइस्ट मैन या प्राइस्ट किंग। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे के सारे नाम जो है मैंने लिख दिए हैं, ये सारे एक ही नाम है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अभी मूर्ति दिखाएंगे और क्लियर होगा आपको। पहले मैं ये देख लीजिए, याद आ गया आपको? अब हम इसकी बात करेंगे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, केवल वही मैंने फोकस करी है क्योंकि बाकी चीजें आपको ऑलरेडी बुक्स में मिल रही हैं। और इतना डिटेल पढ़ना है कि कहाँ मिली, किस उसमें बनी है, क्या उसकी विशेषता है, किस मीडियम में बनी है, कहाँ पे संग्रहित है। ठीक है, तो यही बस रट लेना है। मूर्ति कहाँ मिली है याद रखना है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। प्राइस्ट मैन, प्राइस्ट किंग, बियर्ड मैन, पुजारी आदमी, पुजारी राजा, दाढ़ी वाला आदमी, शॉल ओढ़े आदमी, कुछ भी आता है तो वो यही मूर्ति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, रट लेना है। हड़प्पा से नहीं प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दाढ़ी वाले आदमी की आकृति स्टीटाइट से बनी है। स्टीटाइट एक प्रकार का पत्थर होता है। ठीक है, स्टीटाइट से बनी हुई है। कई बार पत्थर भी पूछ सकता है, कई बार स्टीटाइट भी दे देगा, तो ध्यान रखना है स्टीटाइट से बनी हुई है। मूर्ति की व्याख्या एक पुजारी के रूप में की गई है। मतलब कि जो मूर्ति देख के आपको लगेगा कि शायद ये एक वहां का पुजारी की मूर्ति है, क्योंकि एक उसको शॉल से लपेट के दिखाया गया है कि उसमें शॉल लपेटा हुआ है जो दाहिने हाथ के नीचे आ रहा है और बाएं कंधे को ढक रहा है। शॉल में क्या है? शॉल में टेफिल पैटर्न, एक डिजाइन टाइप की होती है फूल की, उसके लिए यूज किया गया है। टेफिल पैटर्न से सजाया गया है। आंखें लंबी और आधी बंद हैं, जैसे कि ध्यान की एकाग्रता में है। छोटी कटी हुई मूछें और छोटी दाढ़ी और मूछें हैं। बालों को बीच में विभाजित किया जाता है और सिर के चारों ओर एक सादा बुना हुआ पट्टिका गुजरती है। अब हम देखेंगे मूर्ति। ठीक है, जो जो बातें हमने कही वो सारी हम देख लेते हैं। देखो, एक शॉल जैसा लपेटा गया हुआ है, दाहिने हाथ की तरफ से आ रहा है। दाढ़ी छोटी और हल्की सी मूछें हैं, लंबी आंखें हैं, आधी सी खुली हुई हैं। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं जब हम क्लियर पिक्चर में देखते हैं तो समझ में आ जाता है। ये इतना बताने का मतलब मेरा बस ये है कि अगर आपको और डिटेल में आ जाता है, अगर दो चार विशेषताएं देके भी पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आपको पढ़ा है आपने अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा। दाहिने हाथ में बाजू बंद और गले में छेद हार का संकेत देते हैं। ठीक है, कई बार पूछता है, बहुत सारी विशेषताएं दे देगा और उसके बाद पूछेगा ये इसकी थी कि नहीं। अब लेकिन आपको पता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, आपको कैसे पता कि इसकी विशेषताएं हैं कि नहीं? बस ये पता है कि हाँ पत्थर से बनी थी, स्टीटाइट से बनी थी, इतना पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि इसकी और विशेषताएं क्या थी। मूर्ति अगर देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा। कहाँ पे संग्रहित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान कराची, नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान कराची। ठीक है, ग्रीक शैली की मूर्तियों का हल्का सा स्पर्श देखा जा सकता है। ठीक है, यह मूर्ति पाकिस्तान और भारत के बीच 1972 के शिमला समझौते के बाद ही पाकिस्तान को लौटा दी गई थी। यानी ये पहले भारत के पास थी, लेकिन 1972 का जो शिमला समझौता हुआ उसके बाद पाकिस्तान को लौटा दी गई। पाकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय कराची के संग्रह में है। इसको लिखने का मतलब ये नहीं कि आप से यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसको लिखने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें उसके पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मगर सपोज ये आ जाए कि कौन सी मूर्ति पाकिस्तान को दे दी गई थी 1972 के शिमला समझौते के बाद, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। अब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। हम अब जो पिछले पेपर आप देखते हो तो आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई हैं कि बहुत सारे
जो क्वेश्चन होते हैं उनको घुमा के पूछा जाने लगा है। ऐसा नहीं है कोई चीज सीधे सीधे पूछी जाती है, क्योंकि अब क्या है, सोशल मीडिया आ गया है, इतनी सारी बुक्स आ रही हैं, रोज नई नई लोगों की बुक्स निकल रही हैं, इतनी ऑब्जेक्टिव किताबें आ रही हैं, मतलब कमी नहीं है क्वेश्चंस की। आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप एक चैप्टर खोलो उसके हजारों क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमारा बैकग्राउंड, जो हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं, जिस मूर्ति के बारे में, जिस टॉपिक को, अगर उसके आगे पीछे की सारी चीजें क्लियर हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, अगर आपको अच्छे से पता है तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसका आंसर कर लोगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आई थिंक। इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद मैं और अच्छे से, मतलब ये तो मेन मैंने बता दिया, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इस मूर्ति के बारे में। बट अगर आपको लगता है, अभी मेरे जो एक अलग से सीरीज चलेगी केवीएस के लिए, उस पे मैं एक एक जो जो मूर्ति केवीएस के पेपर में पूछी जानी है उस पे स्पेसिफाई करके उसको और ज्यादा डिटेल में आपको समझाएंगे। ठीक है, याद हो गया? आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो। मोहनजोदड़ो प्राप्त हुई, स्टीआर्ट से बनी हुई है। ठीक है, कहाँ पे संग्रहित है? पाकिस्तान में, नेशनल म्यूजियम में। तो ये जो तीन चार चीजें हैं वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। मैन टोर्सो यानी नरधड़, हड़प्पा में मिला है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, ये कहाँ मिला? हड़प्पा में। वो कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। सिर और बाजुओं को जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में सॉकेट छेद होते हैं। ठीक है, इसको मतलब जैसे आप देखोगे ना, इसके तीनों जो पोर्शन है, जैसे जहां से कंधे जुड़े हैं, बाजू और सिर को जोड़ने के लिए बनाया गया है, तो वहां पे एक गोल गोल सॉकेट छेद जैसा कर दिया गया है। पैर के नीचे का भाग है नहीं, यानी ध्वस्त है। कंधे अच्छी तरह से पके हुए और पेट ऊपर उठा हुआ है। अच्छी तरह से नक्काशीदार और तैयार काम में से एक है। तो ये भी एक हो गया। मैन टोर्सो पूछा जाता है तो ये कहाँ है? हड़प्पा से मिला है। किससे बना? लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, वो किससे बना था? स्टीआर्ट से। ये किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से। कहाँ पे संग्रहित है? नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज की बात करते हैं। वो हमने बात करी किसकी? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता की कला। कला में क्या क्या था? मूर्तियां थी, मोहरे थे, ठीक है, आभूषण थे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? मूर्तियों में क्या क्या मिला? पत्थर की मूर्ति और ब्रॉन्ज। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ब्रॉन्ज की। पत्थर की दो मूर्तियां पढ़ ली हमने, एक स्टेटाइट्स वाली और एक कौन सी पढ़ ली हमने? एक हमने पढ़ ली मेल टोर्सो। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर वाली। अब पढ़ेंगे ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या है? हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य से ढलाई की कला का व्यापक स्तर पर अभ्यास किया जाता था। अगर आपसे सपोज ये पूछा जाता है कि ब्रॉन्ज का यूज सिंधु घाटी सभ्यता में होने लगा था, तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता है कि हाँ, ब्रॉन्ज का यूज होने लगा था, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसकी पढ़ा हुआ है कि उसमें डांसिंग गर्ल किसमें मिली है? वो तो हमें ब्रॉन्ज में ही मिली है। उनकी कांसे की मूर्तियों को लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है, उसके द्वारा बनाया गया था। कांसे में हम मानव के साथ साथ जानवरों की आकृतियां पाते हैं। पूर्व का सबसे अच्छा उदाहरण डांसिंग गर्ल नामक एक लड़की की मूर्ति है। डांसिंग गर्ल मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान से पढ़ना है इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रमुख केंद्रों में कांस्य ढलाई लोकप्रिय थी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही मूर्ति बनी थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र थे वहां पे ब्रॉन्ज का काम होता था। लोथल का ताम्र, कुत्ता और पक्षी और कालीबंगा के एक बैल की कांस्य आकृति किसी भी तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के तांबे और कांस्य की मानव आकृतियों से कमतर नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद कुछ एक जगह ऐसी हैं जहां का कोई कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में पूछा जाता है। तो लोथल का ताम्र, कुत्ता और पक्षी और कालीबंगा के एक बैल की कांस्य आकृति किसी भी तरह से, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो काम है उससे कम नहीं आंका गया, यानी वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कांस्य कास्टिंग तकनीकी देश के कई हिस्सों में अब भी प्रचलित है। मींस जो उस टाइम की कांस्य कास्टिंग तकनीक थी, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, वो अभी भी कई हिस्सों में प्रचलित है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। कौन सी मूर्ति मिली थी? डांसिंग गर्ल की। ठीक है, नेक्स्ट है डांसिंग गर्ल। देखिए, अब इसकी बात करते हैं। तो डांसिंग गर्ल 2300 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो, आधुनिक पाकिस्तान से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति है। मूर्ति 10.5 सेंटीमीटर और 4.1 इंच लंबी है। इसके लिए कंफ्यूजन किसी किसी बुक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर इसको सेंटीमीटर या इंच में दे दिया है। ठीक है, लड़की नग्न है, कई चूड़ियां और एक हार पहनती है। इसके कूल्हे पर एक हाथ के साथ प्राकृतिक खड़ी स्थिति में दिखाया गया है। आपने देखी होगी मूर्ति, मैं एक बार दिखाती हूँ आपको।
ठीक है, मूर्ति देख ली, याद आ गया सबको। फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूड फिगर है, कई चूड़ियां और एक हार पहनी हुई है, अपनी बाईं भुजा में 24 से 25 चूड़ियां और दाहिने हाथ में 4 चूड़ियां पहनती है। उसके बाएं हाथ में कोई वस्तु नहीं है जो उसकी जांघ पर टिकी हुई है, दोनों भुजाएं असमान रूप से लंबी है। उसके हार में 3 बड़े पेंडेंट हैं। उसने अपने लंबे बालों को एक बड़े बन में स्टाइल किया, इसके कंधे पर टिका हुआ है। ये उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो बच्चे बीएफए एमएफए करते हैं या जो बीए एमए करते हैं ड्राइंग पेंटिंग से। अगर उनको डिटेल में पढ़ना होता है अपने पेपर के लिए, तो उनके लिए ये सारी चीजें बिल्कुल की पॉइंट है, जिसको लिख के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, क्योंकि जितनी आप डिटेल पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हो और एकदम सॉलिड लिख रहे हो, नंबर उसी पे मिलता है। ठीक है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, मूर्ति देख के आप लोग को याद आ गया होगा। ठीक है, गले में हार पहना हुआ है, एक हाथ में 24 से 25 चूड़ियां और दूसरी में 4 चूड़ियां। ठीक है, पीछे जो बनाया हुआ है बाल का जूड़ा जैसा, एक बन जैसा बनाया हुआ है, और जो हाथ है दाहिना हाथ अपनी जांघ पे रखा हुआ है। फिर है 1926 में मोहनजोदड़ो में ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके द्वारा मूर्ति की खुदाई की गई थी। अगर पूछा जाता है तो मूर्ति की खुदाई कब, 1926 में। किसके द्वारा, अर्नेस्ट मैके के द्वारा। यह है अब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 बार पूछा गया है। कहाँ पे है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। कब आई, 1947 में, जब भारत का विभाजन हुआ उस समय ये भारत को दे दी गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर संग्रहित है ये, हर क्वेश्चन में हम ये पढ़ते हैं, ये कहाँ संग्रहित है, ये हमारी संग्रहित है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। ये देखिए, ये दूसरी एक मूर्ति है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह की कांस्य प्रतिमा 1930-31 के दौरान मोहनजोदड़ो के एक घर में मैके द्वारा पाई गई थी। ये वो मूर्ति नहीं है, ये दूसरी मूर्ति है। संरक्षण साथ ही शिल्प कौशल की गुणवत्ता प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की तुलना में कम है। यह दूसरी कांस्य महिला आकृति पाकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित। ये मेरा मतलब ये था आप लोग को बताने का कि अगर कोई कंफ्यूजन घुमा के कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो हमारे यहाँ डांसिंग गर्ल मिली हुई है ब्रॉन्ज की, वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। और कहीं अगर कुछ इस टाइप का ऑप्शन आए कि नेशनल म्यूजियम आया ही नहीं है और सीधे ये पूछ लिया कि डांसिंग गर्ल है और कहाँ पर संग्रहित, पाकिस्तान का राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है, और अगर उसमें नेशनल म्यूजियम नहीं है तो आप ये लगा सकते हो ऑप्शन, क्योंकि एक और प्रतिमा मिली 1930-31 में, वो भी कांस्य की थी। बट वो क्या है, वो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं, मतलब वो जो बनी है उसमें उतनी सफाई उतनी अच्छे से क्लियर समझ में नहीं आ रही। तो क्या है, उसकी तुलना में वो कम है, डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है उसकी तुलना में कम है। लेकिन है कैसी, उसी के जैसी है। हाथ कमर पे रखा हुआ है, दूसरा हाथ थोड़ा सा सटाया हुआ है कमर के पास, दोनों पैर जुड़े हुए हैं, तो उतनी क्लियर नहीं समझ में आ रही। तो ये क्या है, ये जो दूसरी कांस्य महिला की आकृति है वो पाकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से मिली सांड की कांस्य प्रतिमा। ब्रॉन्ज यानी कांस्य के बारे में ही पढ़ रहे हैं। एक डांसिंग गर्ल मिल गई, एक और डांसिंग गर्ल मिली, बट वो उसकी तुलना में अच्छी नहीं, बट वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में संग्रहित है। नेक्स्ट क्या है, सांड की विशालता और आरोप के रोष को वाक्पटुता से व्यक्त किया गया है। मतलब देखने में बहुत हैवी और बल्कि सा लग रहा है, उतनी अच्छे से स्पष्ट नहीं है। जानवर को अपने सिर की दाईं ओर मोड़कर दिखाया गया है, उसका जो हेड है वो राइट साइड में मुड़ा हुआ है। गले के चारों ओर एक रस्सी जैसी प्रतीत हो रही। तो एक चीज ये भी क्लियर हो गई, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, एक सांड की ब्रॉन्ज। ठीक है, फिर है टेराकोटा। टेराकोटा के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा यानी कहाँ पे है, गुजरात। गुजरात के स्थलों और कालीबंगा में टेराकोटा के आंकड़े अधिक यथार्थवादी हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यानी वहां पे सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे तरीके से मिले हुए हैं। फिर उसके बाद दाढ़ी वाले पुरुषों की कुछ मूर्तियां हैं। कुंडलित बाल, उनकी मुद्रा कठोर रूप से सीधी होती है, पैर थोड़े अलग होते हैं और भुजाएं शरीर के किनारों के समानांतर होती हैं। ठीक है, फिर है एक सींग वाले देवता का टेराकोटा मुखौटा भी मिला है। टेराकोटा में पहियों, सीटी, खड़खड़ाहट, पक्षियों और जानवरों, गेम मैन और डिस्क के साथ खिलौना गाड़ियां भी प्रस्तुत की गई हैं। मीन्स टेराकोटा में क्या क्या चीजें मिली हैं, ज्यादातर छोटे खिलौने, जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं ना, छोटे छोटे पहिए, सीटी,
और रेटल्स जो ऐसे मतलब उसमें छोटे बच्चों के रेटल्स नहीं मिलते हैं, उसमें रस्सी लगी होती है, उसको खसकाते हैं जमीन पे फ्लोर पे तो वो आगे चलता है। पक्षियों और जानवरों के गेम मैन, मतलब जैसे वही खिलौनों की जो आकृतियां होती हैं उसको बोलते हैं। और डिस्क जो ऐसे फेंकने वाला होता है उसको खिलौने गाड़ियां भी प्रस्तुत की गई। सबसे महत्वपूर्ण टेराकोटा की आकृतियां हैं वो कौन सी है? देवी माँ का प्रतिनिधित्व करती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है टेराकोटा की वो देवी माँ, मदर गॉड, ठीक है, मदर गॉडेस, ठीक है। ये आ गई मदर गॉडेस। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे आकर्षक आकृतियों में से एक है माँ देवी नामक मूर्ति। हमने अलग अलग चीजें पढ़ी, ये टेराकोटा की मूर्ति पढ़ी, ब्रॉन्ज की पढ़ी, और किसकी पढ़ी हमने? पत्थर की, सही। स्टार्टिंग पत्थर से करी थी, ब्रॉन्ज की करी थी, अब हम किस पे पढ़ रहे हैं? टेराकोटा पे। तो टेराकोटा पे मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी आ गई? मदर गॉडेस यानी माँ देवी हिंदी में। टेराकोटा की यह मूर्ति हाथ से बनाई गई है। इसकी ये कहाँ पे? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। ऊंचाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8.5 और गहराई 3.4। इसमें कुछ कंफ्यूजन अलग अलग बुक्स में हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो, बट ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए। वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में यह राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नेशनल म्यूजियम दिल्ली में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता गैलरी जो है वहां की, उसमें ये प्रदर्शित है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान से पढ़नी है। नेक्स्ट है टेराकोटा टॉयज। देखिए टेराकोटा टॉयज इस टाइप के मिले हैं वहां पे। ऑक्स, ठीक है, और वाटर बुफेलो ड्रॉन कार्ड विद ड्राइवर फ्रॉम हरप्पा। इस टाइप की छोटे छोटे टॉयज वहां से मिले हैं, ये देखिए, ठीक है। मूवेबल टॉय है ये, मतलब देखिए पहिए लगे हैं और ये जैसे रेटल बता रहे हैं ना, इसको ऐसे रस्सी लगा के आगे खसका सकते हैं। फिर क्या है? डाइस मार्बल, जो हम लोग खेलते हैं डाइस वाले। ये देखिए किचन सेट, हॉलो एग एंड बर्ड शेप्ड विशल, हड़प्पा से प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर आई सील यानी मुहरों की बात। मुहरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुहरे बहुत बार पूछा गया है। तो हजारों मुहरों की खोज की गई और आम तौर पर स्टीटाइट से बने होते हैं और कभी कभी एगेट, चेट, तांबा, फेयंस और टेराकोटा के होते हैं। इसमें जो मैंने ये नाम लिखे हैं, एगेट, चेट, तांबा, फेयंस, ये एक तरीके से पत्थर होते हैं जो बहुत प्रीसियस होते हैं, जो बहुत बहुमूल्य पत्थर होते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। तो अगर कभी इस टाइप से पूछा जाता है तो ये आप ध्यान रखना, ये पत्थर होते हैं और ये मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कीमती पत्थर होते हैं। उस्ट और टेराकोटा के होते थे। ये सारी चीजों से बनाए जाते थे जिसमें गेंडा, बैल, गैंडा, हाथी, बाइसन, बकरी, भैंस आदि जानवरों के सुंदर चित्र होते थे, ठीक है। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता था सील्स का, वो क्या होता था? व्यापार के लिए होता था, यानी व्यावसायिक उद्देश्य से होता था। इनका उपयोग कुछ लोग ताबीज के रूप में भी करते थे। ताबीज जैसे आजकल आधुनिक पहचान के रूप में, इसका पहचान पत्र जो हमारी आईडी होती है उसके रूप में करते थे। वो कोई एक ऐसा अपना निशान या कुछ डिजाइन बना लेते थे जिसको वो आईडी के रूप में देखते थे। हड़प्पा, यहाँ हड़प्पा है, हड़प्पा हो गया। हड़प्पा की मुहर 2x2 वर्ग इंच की थी। प्रत्येक मुहर एक चित्रात्मक लिपि में उकेरी गई, मतलब मुहर कोई सादी मुहर नहीं होती थी, उसमें कुछ ना कुछ चित्र जरूर होता था जो किसी ने अभी, और चित्रात्मक लिपि मीन्स चित्र के साथ कोई लिपि लिखी होती जो अभी तक समझा नहीं जा सका है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्राग ऐतिहासिक के बाद आग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, मतलब कि हमें चीजें मिली है लिखी हुई बट वो हमें अभी तक पढ़ने में नहीं आई है। कुछ मोहरे सोने और हाथी दांत की, मतलब इतने सारे पत्थर की बनी, उसके अलावा क्या है, कुछ मोहरे सोने यानी गोल्ड की और हाथी दांत की भी मिली हैं। कैसी होती थी मोहरे? चौकोर और आयताकार, तांबे की जैसी गोलियां होती हैं। एक तरफ जानवर या एक मानव आकृति और दूसरी तरफ एक शिलालेख, या दोनों तरफ एक शिलालेख भी मिला है। मतलब किसी किसी मोहर में या एक तरफ जानवर है या मानव आकृति है और दूसरी तरफ कुछ लेख लिखा है, या किसी किसी में क्या है कि दोनों तरफ ही लेख लिखा है या दोनों तरफ ही आकृति है। तो इस टाइप की सील्स मिली हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सील है, पशुपति महादेव की मुहर, मोहनजोदड़ो से मिली है। मुहर में क्रॉस लेग्ड बैठे एक मानव आकृति को दर्शाया गया है, मतलब दोनों साइड क्रॉस किए लेग। आकृति के दाईं ओर हाथी और एक बाघ को दर्शाया गया है, जबकि बाईं ओर एक गेंडा और भैंस दिखाई दे रही। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना है, बहुत बार पूछा गया है कि क्या क्या है। तो आकृति के दाईं ओर हाथी और एक बाघ को दर्शाया गया, जबकि बाईं ओर गेंडा और भैंस, यानी हाथी, बाघ, गेंडा और भैंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सीट के नीचे उसके पैरों के पास 2 मृग दिखाए गए हैं। आकृति में 3 सींगों वाला सिर होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहर है ये। इसके अलावा देखिए जो और मुहर प्राप्त हुई हैं अलग अलग तरीके से डिजाइन,
फिर हम बात करते हैं पॉटरी। पॉटरी में क्या आया, हड़प्पा संस्कृति के बर्तन भांडे कुम्हार की चौक पर बनाते थे। मतलब यानी कुम्हार के जो चाक मिले हैं उससे पता चल गया कि जो बर्तन बनते थे वो हमारे पॉट उसके कुम्हार की चौक पर बनते थे। कुम्हारों के मोहल्ले से दर्जन आवे मिले, आवे मतलब जिसपे बर्तन पकाए जाते थे। ठीक है, यह बर्तन मिट्टी बालू और चूने के द्वारा बनाए जाते थे। बर्तनों में घड़े, हांडिया, कुल्हड़, तस्तरी, फलदान, कटोरे बने हैं। सिंधु घाटी के बर्तनों में मुख्य रूप से बहुत महीन पहिया निर्मित कुम्हार के चौक पर निर्मित होते थे, बहुत कम हाथ से बनाए। मतलब ज्यादातर जो बर्तन यानी पॉटरी मिली है वो कुम्हार के चाक पे ही बनी हुई है, हाथ से बहुत कम बनाए गए हैं। जो चित्रित बर्तनों की तुलना में सादा मिट्टी के बर्तन अधिक सामान्य है। मतलब जो चित्रित बर्तन थे उसमें थोड़ी बहुत आकृतियां करी गई थी, उसके अलावा जो सादी मिट्टी के बर्तन अधिक मिले हैं। सादा मिट्टी के बर्तन पे लाल मिट्टी के होते थे जिसमें बारीक लाल या भूरे रंग की पट्टी होती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लाल कलर के होते थे और उस पे ऊपर बारीक या भूरे रंग की पट्टी होती थी। इसमें घुंडी की पंक्तियों के साथ अलंकृत घुंडी वाले बर्तन भी शामिल है। ब्लैक पेंटेड वेयर में लाल का एक अच्छा लेप होता है जिस पर ज्यामिति, जानवरों के डिजाइन चमकदार ब्लैक पेंट में निष्पादित होते हैं। ठीक है, यानी रेड कलर से कलर करके उसके ऊपर ब्लैक कलर से डिजाइन बनाई जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और पॉलीक्रोम मिट्टी के बर्तन दुर्लभ होते थे, मतलब अलग अलग उसके दुर्लभ होते थे। मुख्य रूप से लाल, काले और हरे रंग में ज्यामिति पैटर्न से सजाए गए छोटे फूल होते थे, कभी सफेद और पीले होते थे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने इसमें क्लियर कर दी हैं। आप पॉज करके वीडियो को अगर नोट्स बनाते हो नोट्स बना लो, इसको याद कर लो अच्छे से, क्योंकि इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला है इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जो जार बने हैं, चित्रित मिट्टी के जार मोहनजोदड़ो से मिला है। मिट्टी के कुम्हार के पहिए पर बनाया गया है। कुम्हार की मतलब धूर्त उंगलियों के दबाव से आकृति में हेर फेर किया गया था। एक मिट्टी के मॉडल को सेकने के बाद इसे काले रंग से रंगा गया है। फिनिशिंग टच के रूप में हाई पॉलिशिंग की गई है। रूपांकन वनस्पति ज्यामिति है, डिजाइन सरल है। ठीक है, ये पूछा जाता है। पेंटेड अर्थन जार, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। ये कई बार पूछा गया, कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ, किस पे बना है, कुम्हार के पहिए पर। कुम्हार की धूर्त, एक सेकेंड। ठीक है, और जो भी उस पे डिजाइन बनी है वो क्या बनी है, ज्यामिति पैटर्न पे बनी है और बहुत सरल मतलब रेखाओं के द्वारा ही बनाया गया है। ये देखिए, ये आपको देख के एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा, रेड कलर से है और उस पे कैसे ब्लैक कलर से डिजाइन बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद जो मिली है वो हमें मिले हैं आभूषण। आभूषण में क्या क्या है, हड़प्पा के पुरुषों और महिलाओं ने कीमती धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी मिट्टी तक हर बोधगम्य सामग्री से निर्मित विभिन्न प्रकार के गहनों से खुद को सजाया। मतलब जो हड़प्पा के लोग होते थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, वहां के पुरुष और महिलाएं सभी लोग कीमती रत्नों को धारण करते थे। ठीक है, फिर क्या है, जैसे उसमें सफेद हार, पट्टियां, बाजूबंद, उंगलियां में आमतौर पे जो जैसे पहनी जाती है ना रिंग वगैरह, वो सब पहनते थे। मोहनजोदड़ो और लोथल में पाए जाने वाले आभूषण में सोने के हार और जो अर्ध कीमती धातु के पत्थर होते हैं, तांबे के कंगन, मोती, सोने की बालियां और सिर के गहने शामिल। मीन्स आजकल के टाइम का जैसे यूज होता है ना, जैसे सोने का यूज होता है, मोती का यूज होता है, सोने की बालियां, तो वो सारी चीजें वो लोग यूज करते थे। यहाँ तक कि सिर पे भी जो गहने होते थे वो यूज करते थे। ठीक है, हड़प्पा के फरमोना में एक कब्रिस्तान मिला जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया। मीन्स शवों को जब देखा गया गहनों के साथ दफनाया गया तो उससे और क्लियर हो गया कि वहां के लोग इन गहनों का यूज करते थे। तो अगर ऐसे करके पूछा जाता है कि गहने और प्रसाधन सामग्री का यूज करते थे, तो हाँ, करते थे वहां के लोग। चहुदड़ो और लोथल में अच्छी तरह से विकसित मन के उद्योग मौजूद थे। ठीक है, कुछ मन के दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। जानवरों, विशेष रूप से बंदरों, गिलहरियों के मॉडल भी बनाए जिनका उपयोग पिन हेड बीड्स के रूप में किया जाता था। मतलब कि क्या होता था, जो हमारे मतलब जो वो यूज करते थे, जैसे कि ज्वेलरी होती है छोटी छोटी, उसमें भी वो जैसे किसी पशु पक्षी का या किसी जानवर का रूप बना देते थे। जैसे बीड्स होती है सर पे लगाने वाली या साड़ी पे लगाने वाली पिन, उसमें भी वो
पशु पक्षियों को बना देते थे। कपास और ऊन की कताई बहुत आम थी, मतलब कताई किसकी, कपास और ऊन, यानी उस टाइम यूज होने लगा था। फिर क्या है, पुरुषों और महिलाओं ने धोती शॉल के समान अलग अलग पोशाक पहनी थी। शॉल ने दाहिने हाथ के नीचे से गुजरते हुए बाएं कंधे को ढक दिया। जो शॉल पहनते थे दाहिने हाथ से लेते हुए कंधे को ढक कर पहनते थे। वे फैशन के प्रति जागरूक थे। मतलब सारी ही चीजें थी आज के टाइम की, जैसे इस समय लोगों को सब चीजें पता है, तो उस टाइम के लोगों को भी ये सारी चीजें पता थी। अलग अलग हेयर स्टाइल प्रचलन में था, दाढ़ी लोकप्रिय थी। सिनेबार का उपयोग कॉस्मेटिक के रूप में किया जाता था। सिनेबार कोई एक चीज होती है, कॉस्मेटिक के रूप में उसका उपयोग करते थे। और फेस पेंट, लिपस्टिक और कोलेरियम, जिसको आईलाइनर बोलते हैं, उससे भी वो जानते थे। तो ये सारी चीजें हैं। मीन्स की चन्हुदड़ो और लोथल में अगर पूछता है तो क्या मन के बनाने के कारखाने वहां मिले थे। मीन्स उससे डिजाइन बनाए, मन के वो डिजाइन वगैरह बनाए जाते थे, वो जो पहनते हैं आभूषण वगैरह। और क्या था, वो सारे लोग कपास और ऊन की कताई का काम भी जानते थे। फैशन से प्रचलित थे। ये देखिए, ये उस टाइम के जो ज्वेलरी है लोग यूज करते थे, कैसे बीड से और अलग अलग डिजाइन में, बिल्कुल भी रियल लग रहा है। ठीक है। फिर है स्ट्रेंज ब्यूरियल्स। स्ट्रेंज ब्यूरियल्स मतलब जो उनको दफनाने का था, हड़प्पा में मृतकों के दफनाने के साक्ष्य काफी अनोखे और दिलचस्प हैं। मतलब उत्खनन से विभिन्न प्रकार के 57 दफन मिले, जिसमें शवों को ईंट पंक्तिबद्ध आयताकार या अंडाकार गड्ढों में जमीन में काटे जाने के साथ साथ गहनों, मोहरों और मिट्टी के बर्तन जैसे कब्र के सामान के साथ लिटाया गया है। मीन्स जब वो दफनाते थे तो उसके साथ साथ क्या कर देते थे, जो उनके मोहरे होते थे, उनके बर्तन होते थे मिट्टी के, उनके गहने होते थे, उसके साथ मतलब कब्र के सामान के साथ लिटाया गया है। ठीक है। ये देखिए जैसा फोटो से क्लियर हो रहा है। रोपड़ में एक व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। मीन्स ठीक है, रोपड़ में कैसे मिला है, एक कुत्ते के साथ व्यक्ति को दफनाया गया है। अब है सभ्यता का अंत। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी, ये सब चीजें एक केवल इसलिए कि इन केस कहीं से भी क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको इसमें से कुछ लगता है, अगर इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हो। अदरवाइज आप जैसा आपको ठीक लगे वो, आप लोग अब पढ़ने वाले हो, सब लोग बुक से पढ़ते हो, इंटरनेट से पढ़ते हो, जिसको जितनी ज्यादा चीजें पता होती हैं उसकी नॉलेज उतनी स्ट्रांग होती है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट, अगर आपको लगता है कि ये भी पॉइंट हमारे काम आएगा तो आप उसको डेफिनेटली नोट डाउन कर सकते हो। डेक्लाइन मीन सभ्यता का अंत। 1800 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता में गिरावट आई। विद्वानों ने बहस की कि किन कारणों के परिणाम स्वरूप सभ्यता का अंत हुआ। मतलब कि अब ये सभ्यता का अंत शुरू हो गया था, क्लियर नहीं था कि ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ। एक सिद्धांत ने सुझाव दिया कि खानाबदोश इंडो यूरोपीय जनजाति, जिसे आर्य कहा जाता था, ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया। मतलब कि जिन्हें आर्य लोग कहे जाते थे, उन्होंने सिंधु घाटी पे आक्रमण किया, विजय प्राप्त की और वहां के सब जगह कब्जा कर लिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन, मतलब जलवायु परिवर्तित हुई और लोग वहां के सरवाइव नहीं कर पाए और वो मर गए। कुछ विशेषज्ञों का मानना ये भी है कि सरस्वती नदी जो वहां पे थी वो सूख गई, जिस वजह से वहां जलवायु का मतलब परिवर्तन हुआ, वही हुआ, सूखा पड़ा, उस वजह से भी वहां पे मतलब ये सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन कुछ का कहना है कि हो सकता वहां बाढ़ आई हो, जिससे भी ये सभ्यता खत्म हुई। मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में भी गिरावट आई होगी। लगभग 1700 ईसा पूर्व तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश शहरों को छोड़ दिया गया था। तो इस सभ्यता के बारे में अलग अलग मत है। सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस सभ्यता का अंत जो हुआ है, इसके लिए अलग अलग मतलब मत हैं। तो उसके लिए हम मेन ये पढ़ सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ, जिस वजह से वहां की सभ्यता का अंत हुआ। ठीक है। इसके बाद भी जो अब सभ्यताएं हम पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, हमने सिंधु घाटी सभ्यता का हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता की कला पढ़ ली, उसका अंत भी पढ़ लिया। इसके अलावा भी जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम जो जो इंपॉर्टेंट चीजें दो दो तीन तीन लाइन में कहाँ क्या मिला है, वो हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों से एक और आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को
सारनाथ का अशोक स्तंभ के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना के डाला है, जो कि केवीएस का जो एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसी ही सीरीज में हम अपने नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसपे हम जैसे कि दीदारगंज यक्षिणी पढ़ेंगे, और भी जो जो सीटेड बुद्धा है, या ये अभी प्राइस्ड किंग है, या डांसिंग गर्ल है, इसको फिर से हम एक अलग उसमें सीरीज में शुरू करेंगे और एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होगा। केवल हम उसी पे डिस्कस करेंगे। ये उन लोगों के लिए वीडियो था जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, डिटेल में मेरे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, और बहुत दिनों से उनके कमेंट्स आ रहे थे, उनको ये सारी चीजें डिटेल में चाहिए थी। उन सभी के लिए ये है, आप अपने नोट्स बनाइए। इसके अलावा आपका कोई कंफ्यूजन है, कुछ अगर मिस पॉइंट है, या कुछ मैंने गलत बताया आप लोग को लगता है, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो। क्योंकि कई बार बुक्स में भी कुछ कुछ चीजों का ज्यादातर अंतर हो जाता है टाइम का, तो उस पे आप इतना उसको 4 जगह से पढ़िए। मैंने पहले भी बोला है, अलग अलग बुक्स है, उससे आप देखिए, जैसे प्राचीन भारतीय कला की जितनी बुक्स होती हैं अच्छे अच्छे राइटर की, या भारतीय चित्रकला का इतिहास है, भारतीय चित्रकला मूर्ति कला है, इन सब बुक्स से आप पढ़ सकते हो और उससे रेफरेंस ले सकते हो। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछिए। अब अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि केवीएस का एग्जाम अब आने वाला है। फॉर्म फिलअप हो गए हैं। जो जो लोग केवी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। आप लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करिए, और उसमें इंडियन आर्ट बहुत अच्छे से आएगा। ये मैंने बार बार आप लोग को बताया है, तो फिर से बता रहे हैं, इंडियन आर्ट को कोई भी पॉइंट उसका छोड़ना नहीं है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।